जहां सारी दुनिया दंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। भूली बिसरी यादों का घाटा और मुनाफा देखो, वर्तमान की चौखट पर हल्दी लगा लिफाफा देखो। इतिहास के इन पन्नों पर कब से ठोक रहे हैं ताल, भूतकाल की कोख में देखो छुपे हुए गुदड़ी के लाल। कागजात से भरा पड़ा है ऊपर तक संदूक यहाँ, किसने किसके कंधे पे यूं रखी थी बंदूक यहाँ। जो किताब में दर्ज नहीं है वो भी सत्य कहानी है, गंगा जमुना झेलम कृष्णा घाट घाट का पानी है। सतरंगी अतरंगी पतियां सारी दुनिया दंग है। भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। देश के नक्शे का भी कुछ अनकहा है किस्सा जानो, फ्यूचर के कागज पे थोड़ा उनका भी तो हिस्सा जानो। अनसुनी सी अनकही जो ढकी हुई कुछ बातें होंगी, परसों जिनसे मिल ना पाए उनसे मुलाकातें होंगी। जटाजूट नेता अभिनेता जोगी और मलंग है, भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। खंडरों में छिपे हुए कुछ रोचक नए खजाने देखो, संविधान के आजादी के ताजे कुछ अफसाने देखो। लोकतंत्र में ये भी जानो कौन जमूरा कौन मदारी, जंतर मंतर प्रजातंत्र काहे थी जनता दुखियारी। सुन भाई साधो, सुन भाई साधो चिमटा बाजे संसद में सत्संग है, भारत के इतिहास के कुछ तो और भी रंग है। हाय दोस्तों, मैं आ गई हूँ वापस अपने 10th एपिसोड में। और मैंने आज पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आज के एपिसोड का नाम होगा मैं ठीक हूँ। अब मैं वहाँ पहुँचूंगी धीरे धीरे कि मैं ठीक हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज तारीख है 1 फरवरी और वक्त हुआ है 4:45। और ये थे विक्रांत मसीह और ये है उनका नया सीरीज़, टीवी सीरीज़ जिसका नाम है कहानी नव भारत की, और जो हर सैटरडे 8 बजे आएगी जितना मुझे पता है। यस, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। पर मैं मिस कर चुकी हूँ लास्ट एपिसोड, क्योंकि मैं बहुत ओ टी टी हो गई हूँ और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि टीवी कैसे देखा जाता है। मतलब अगर बोला है कि 8 बजे तो आपको 8 बजे पहुँच जाना है। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे यहाँ दिख जाए वहाँ दिख जाए, पर मुझे नहीं मिला। और फिर मुझे समझ आया कि शायद यही हुक्म है रब का कि वो एपिसोड देखे बिना इस एपिसोड के बारे में बात किया जाए, क्योंकि जब हम एपिसोड देख लेते हैं तो हम सिर्फ एपिसोड में जो हो रहा है उसका जिक्र करते हैं। पर यहाँ मुझे जिक्र करना है आज गुदड़ी के लालों की। जो अगर आपने शब्द पकड़ा हो तो इस कविता में एक शब्द था गुदड़ी के लाल, जिसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब कोई सामान्य परिवार में एक यूनिक बच्चे का जन्म होता है जो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका हुनर जो है वो खुशबू खुशबू की तरह सब जगह फैलता जाता है। तो आज गुदड़ी के लालों में हम कपिल शर्मा का जिक्र पक्का करेंगे, और हम विक्रांत मसीह का जिक्र करेंगे, और हम डॉक्टर सागर का जिक्र करेंगे। तो ये इन लोगों का जिक्र आज पक्का होना है। कहाँ से शुरू करूँ? शुरू करती हूँ मैं रिपब्लिक डे से, क्योंकि लास्ट एपिसोड था हमारा रिपब्लिक डे पर और मुझे लगा कि ये कंटिन्यू नहीं होगा, पर नहीं, क्योंकि ये 75th रिपब्लिक डे है और मुझे इतना कुछ बोलना है कि ये अभी मेरे ख्याल से कंटिन्यूड रहेगा। तो 30 जनवरी आया जैसे हर साल आता है, और मैंने देखा महात्मा गांधी जी का ज़्यादा कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई पूछ नहीं थी। तो मैंने एक दिन पूरा लगाया और मैंने सोचा कि जो आज की जनरेशन है ना वो इतना नया 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 निकाल कर लाती है कि उन्होंने पूरा ही वो कर दिया महात्मा गांधी को कि नहीं, ये इन्होंने बोला था कि खड़े हो जाओ और थप्पड़ खाओ, वो ठीक नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर ये थप्पड़ खाने वाली बात ठीक नहीं लग रही है तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो 2 अक्टूबर की जो छुट्टी है ना वो भी वापस कर देते हैं। क्यों? मतलब मानते तो हम आपको हैं नहीं, फिर हम आप 2 अक्टूबर की छुट्टी भी क्यों लें। खैर, जोक सपाट, पर मैंने इस पर बहुत गौर फरमाया और मुझे ये फील हुआ कि जब मैं सरदार उधम सिंह मूवी देख रही थी तो उसमें बहुत अच्छा सा वो जो सीन था जलियांवाला बाग होने के पहले, तो उसमें मैंने गौर फरमाया कि जब आ गए थे ब्रिटिशर्स अपना गन वन लेकर, आर्मी एक तरीके से आर्मी लेकर अपनी फौज को लेकर आ गए थे और वो इशारा कर रहे थे कि अब हम चलाने वाले हैं गोली, तो वहाँ जो लीडर था या वहाँ जो भी लोग थे उन्होंने वो समझ नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि
मौके का तकाजा, वो उस वक्त का तकाजा समझ नहीं पाए और वो जज नहीं कर पाए कि गोली चल सकती है और जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो सकता है जो बरसों तक हम याद रखेंगे। और उन्होंने नहीं बोला उनको जाने के लिए, वो कहते कि नहीं नहीं ये ऐसे आए हैं, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं महात्मा गांधी को दाग देती हूँ कि उनको वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उनको ये पता था कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो उनको ये पता था कि भैया हमारे पास आर्मी तो कोई है नहीं और हम एकजुट, इतना कम्युनिकेशन था नहीं आज की तरह, तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं था मैं कहूँगी। और उस परिस्थिति में जब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतनी दिक्कत आए और वहाँ पर आपको मतलब उनको पूरा अंदाज़ा था कि ये जो लड़ाई है ये लंबी है, अगर हम जीत भी गए तो बहुत मुश्किलों से जीतेंगे और इसके लिए हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो वो कहते थे कि थप्पड़ खा लो और चुप हो जाओ, उसका मतलब ये नहीं था कि झुक जाओ, उसका मतलब ये था कि अगर कोई हमें बहुत परेशान करता है ना तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि आप उसको कोई रिएक्शन ही ना दें, ज़ीरो रिएक्शन, जा ऐश कर। और वो कब हो सकता है वो अगर आप अंदर कुड़ 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 कर रहे हो और बाहर से ज़ीरो रिएक्शन दे रहे हो तो आप हार गए हो। पर अगर आप अंदर से शांत हो गए हो, आपका जो आपकी जो आत्मा है वो शांत है और आपने इतना तप कर लिया है कि वो बिल्कुल ही शांत है और आप बाहरी चीज़ों से ना आ, आकर्षित हो रहे हो, ना आप उससे घबरा रहे हो या दूर भाग रहे हो, तो वो बेस्ट काम करता है। तो फिर आप बोलते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सच में आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये योगानंदा जी और बहुतों ने बता दिया है। योगानंदा जी कहते हैं कि आप 3 दिन ऑरेंज जूस पीकर आराम से रह सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे खाने से बहुत प्यार है, मैं ट्राई करूँगी एक दिन। तो मेरे ख्याल से महात्मा गांधी यही कहना चाहते थे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी गुदड़ी के लाल के बारे में, तो मैं कपिल शर्मा से शुरू करना चाहूँगी कि कपिल शर्मा का हमने एक एपिसोड देखा जो कि है नेटफ्लिक्स स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी का सार बता रहे हैं और बहुत ही मजाकिया अंदाज में बता रहे हैं जो उनका अंदाज़ है और बहुत हंसी आ रही है, मुझे तो बहुत हंसी आई। और उसमें भी मैंने यही देखा कि वो बताते हैं कि उनके पापा पुलिस में थे और वो बहुत ही सामान्य परिवार से थे, अमृतसर के हैं वो, और वो कैसे आए और उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। और एक वक्त था जब 8 लोग एक कमरे में सोते थे और कैसे कैसे वो उनकी लाइफ आगे बढ़ी। और उन्होंने उस एपिसोड में मेंटल इलनेस के बारे में बात किया और कितनी हैरानी की बात है कि वो जब वो मेंटल इलनेस के बारे में आज बात करेंगे तो हम उनके साथ एम्पथाइज करेंगे, हम उनको बोलेंगे ओहो आपको तकलीफ थी क्या। पर अगर उस वक्त जब वो चमक रहे थे, मतलब चमक तो आज भी रहे हैं, पर जब वो शुरुआत की थी उन्होंने चमकने की, तब अगर वो बोल देते खुले में आकर कि कल रात को ना मैं अपने थेरेपिस्ट से मिलने गया था, तो हम बोलते अरे पागल है क्या, पागल है क्या। तो इससे ये मतलब है कि भारत अब ऐसा हो गया है कि या तो मैं रोऊं ना तो उस रोने का मुझे कुछ मिलना चाहिए, या तो मुझे कोई पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, या तो मैं नहीं रोऊं। मतलब बड़ा अजीबो गरीब सा हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कपिल शर्मा ने इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से बयां किया कि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे और वो डिप्रेस थे, वो परेशान थे कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया, इससे पहले भी बहुत सारे कलाकारों ने कहा है। पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी भी जिसने भी कहा है वो शायद गिनती में कुछ 4 5 6 7 ही होंगे। पर मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया और मैं क्योंकि खुद ही एक चाइल्ड और एडोलेसेंट काउंसलर हूँ और जब मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि 2017 में भारत में हर 7 इंसान में एक इंसान को मेंटल डिप्रेशन या एंग्जाइटी था। मुझे खुद था, मैं आपको ये बता दूं। तो 2019 नवंबर में
19 नवंबर था नहीं, 2020 नवंबर में मुझे एंग्जाइटी था। और वो एंग्जाइटी की वजह से क्या हुआ था कि 2020 जनवरी से लेकर 2020 नवंबर तक मेरी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी। और उसके वजह से एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, और जिसके वजह से वो मेरी आवाज़ को ख़राब कर रहा था। तो मुझे 1 महीने का रेस्ट मिला था एंड आई रिकवर्ड। और मैंने रिकवर क्यों किया? क्योंकि मैंने उस दुनिया को ही छोड़ दिया जिस दुनिया से मुझे स्ट्रेस हो रहा था। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने वो सब कुछ कर लिया जिससे मुझे खुशी मिलती है। और वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं पा सकती थी, जो मुझे चाहिए थी, मैंने उनको भी छोड़ दिया कि मुझे इसके पीछे नहीं भागना है। मुझे क्या करना है? मुझे कमाल करना है। अगर मैं 10 लोगों को 1 सेकंड में खुश कर सकती हूँ, तो मैं किसी एक को खुश करने में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? तो मैंने बहुत कुछ किया, और मैं इसलिए जानती हूँ कि जब आप करते हो तो आप कमाल करते हो। और आज आप देखो, उस आवाज़ को जो मैंने बचा लिया, उसका प्रयोग मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। मैं यहाँ कर रही हूँ उसका प्रयोग, तो आप भी कर सकते हैं। और आज जब बजट अनाउंस हो रहा था, तो मैंने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा था कुछ ऐसा कि अ, कोई 23 मेंटल काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाएंगे इंडिया में, और लोग वहाँ जाएंगे क्योंकि इंडिया में बहुत मेंटल इलनेस बढ़ गया, कुछ ऐसा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेंटर तो खोल देंगे, काउंसलर बैठ गए हैं, क्या आप जाएंगे? मुझे नहीं लगता आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मानते ही नहीं ना हमें कुछ हुआ है। तभी तो इस एपिसोड का नाम है मैं ठीक हूँ। आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी पूछिए, किसी को भी आवाज़ लगाइए, वो इंसान क्या कहता है? वो इंसान कहता है मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरा दोस्त, मेरा यार, हम सब ठीक हैं। तुम देख लो तुम पागल हो कि नहीं। हमें कुछ नहीं हुआ है। ये जो डेटा है जो कहता है कि 7 में से हर एक इंसान को एंग्जाइटी या डिप्रेशन था, वो गलत हो सकता है, हम नहीं हो सकते। और एक और बहुत अच्छा डेटा था जिसमें लिखा था कि उन्होंने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी सेग्रीगेट किया। वो कहते हैं कि 45.7 मिलियन डिप्रेशन केसेस थे और 44.9 मिलियन एंग्जाइटी केसेस थे 2017 में। उसके बाद कोविड आया, तो उसके बाद तो आप भूल ही जाइए कि क्या हुआ होगा। हर घर में हर दूसरे इंसान को एंग्जाइटी और डिप्रेशन था। पर हम सब बोलते हैं एक साथ, एक सुर में, मिले सुर मेरा तुम्हारा, कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि हम में प्रॉब्लम है, तुम में हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि है, बहुत ज़बरदस्त है, कि हम जो आज के बजट में मैंने सुना कि हम तो वाईफाई तो पहुंचा देंगे गांव में। पहले हम बिजली पहुंचा रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे, अब हम वाईफाई पहुंचा रहे हैं। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हमने पाकिस्तान में मिसाइल गिरा दिया। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि किसी ने भी किसी के लिए कुछ भी किया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। सारे अच्छे कामों के लिए थैंक यू सो मच है। पर अगर हम ये जो मेंटल इलनेस के जो 23 सेंटर खोल रहे हैं और जो गांव में वाईफाई पहुंचा रहे हैं, इसमें मेरा 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर हमें ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती या मैंडेटरी हो जाता हम लोगों के लिए कि अगर आप अपना मेंटल चेकअप नहीं कराएंगे 6 महीने में, 3 महीने में, मैं तो बोलूँगी भारत अगर साल में एक बार मैंडेटरी कर दे तो ही हम कमाल कर जाएंगे। अगर 1 साल में एक बार भी मैंडेटरी हो गया कि पक्का आपको कराना ही है वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आपको 5,000 रुपये मिलेंगे या 500 रुपये मिलेंगे, आई डोंट नो, मतलब ये मैं नहीं डिसाइड कर सकती। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सब पकड़े जाएंगे। हम सब पकड़े जाएंगे कि हम सबको प्रॉब्लम है, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पकड़े जाएंगे तभी इलाज होगा और तभी दवा मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मुझे लगी वाईफाई के बारे में, कि दिल्ली जैसे शहर में भी, जहाँ पर शाहदरा और नजफगढ़ जो कि दिल्ली के अंदर आता है, और हम बोलते हैं मेट्रोज मेट्रोज, मैं बोलूँगी गांव तक तो ठीक है, पहले वहाँ पर जो रेप केसेस होते हैं, मतलब वो तो अमेजिंग है। हम रोज़ पढ़ाई पढ़ते हैं, हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे, ना तुम्हें, ना इसको, ना उसको।
वहाँ इतने प्यार से रेप हो जाता है एक 20 साल की औरत का, जो कि जिसको 3 साल का बच्चा है। और फिर सिर्फ रेप ही नहीं होता, उसको चप्पल और जूते की माला पहना के उसको पूरा घुमाते हैं उस इलाके में। और क्यों घुमाते हैं? क्योंकि एक 14 साल के बच्चे को उससे प्यार हो गया था और उसने उसके प्यार को कबूल नहीं किया, और वो 14 साल के बच्चे ने जाकर आत्महत्या कर ली। मतलब कैन यू बीट दिस? मतलब पागलपन एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। क्या उस 14 साल के बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी? क्या उस इलाके में कोई एक इंसान नहीं था जो अपना काम छोड़कर उस 14 साल के बच्चे को की मदद कर सके? दूसरी बात, क्या वो 20 साल की औरत को, चलो रेप हो गया, एक बार मान लेते हैं, हम तो बहुत ही वो हैं, क्या कहें, हम सबको माफ़ कर देते हैं, तो माफ़ कर दिया, तुमने रेप कर दिया। दूसरी बात, उस रेप होने के बाद आप उसको घुमा रहे हैं मतलब चप्पल और जूते पहना के। क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था सीरियसली? क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीन था, मुझे आज तक याद है वो, कि जिसमें एक जो भी थी, वो मुझे वो किरदार याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया गेम ऑफ थ्रोन्स को फॉर मैनी रीजंस, क्योंकि उसमें से सारी बुराइयां सीन के लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो उसमें ऐसे ही घुमा रहे होते हैं और खूब गाली गलौच हो रहा होता है उस किरदार को लेकर कि तुम बुरी हो, तुम बुरी हो, तुम बुरी हो। तो क्या वहाँ से आप प्रेरित हैं? क्या देख रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आता। उसके बाद फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हमारा भारत देश और ये फलाना और ये, और हम वाईफाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आई एम सो सॉरी। अगर आपको समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofani.in, BLINKOFANEYE.in, पलक झपकते ही। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब मैं आ जाती हूँ मुद्दे पे। ये जो मैंने आपको बहुत ही सुंदर सा कविता सुनाया, इसको जो बनाया है, जो इसके लिरिसिस्ट हैं, वो हैं डॉक्टर सागर, और इसको कंपोज किया है गौरव चिंतामणि ने। अब ये गौरव चिंतामणि कौन है? गौरवचिंतामणि.com अगर आप जाएंगे तो इनकी एक वेबसाइट है। ये इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेंगे। ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, ऑडियो इंजीनियर हैं, ये एजुकेटर हैं। ये खुद से प्रोग्राम बनाते हैं। वो 1 साल का मैंने ढूंढा भी, ऑडियो एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन प्रोग्राम है जो जिसकी रचना इन्होंने की है। ये 1 साल का प्रोग्राम है, और ये कहाँ पर हो रहा है? श्री औरोबिंदो सेंटर फॉर आर्ट एंड कम्युनिकेशन में। और ये एक इनका बैंड भी है। उस बैंड का नाम है अद्वैता, विच इज़ फ्यूजन रॉक पायनियर्स। और ये कब बना था? ये बैंड बना था 2004 में। और ये बैंड बहुत ही म्यूज़िक वर्ल्ड में बहुत ही रिस्पेक्टेड है, और इसने अभी तक 500 कंसर्ट्स कर लिए हैं और 2 सक्सेसफुल एल्बम भी लॉन्च किया है। आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप संगीत प्रेमी हैं। तो एक था ग्राउंडेड इन स्पेस 2009 में, और दूसरा था दी साइलेंट सी इन 2012। और अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर जाकर वापस सुने। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो है डॉक्टर सागर के बारे में। तो डॉक्टर सागर कौन है? डॉक्टर सागर हैं बलिया से। मेरे ख्याल से बलिया यूपी में है, यस। वो भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने JNU यूनिवर्सिटी और BHU से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जब वो 2nd ग्रेड में थे, जब वो दूसरी कक्षा में थे, तो वो कविता लिखना शुरू कर चुके थे, और उनकी टीचर उनसे इतनी खुश हो जाती हैं कि वो उनको कोई इनाम देती हैं, जिससे वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और वो कौन सा स्कूल था? वो क्रिश्चियन स्कूल था। और वो जो अपने गांव के बारे में बताते हैं, वो उनका गांव अपने आप में इनक्रेडिबल इंडिया था, क्योंकि वहाँ पे मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों होते थे। और उनको गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उनको गाने की प्रेरणा मिली अपनी माँ और अपनी चाची से, क्योंकि उनकी माँ और चाची जब गेहूँ पीसती थी तो वो कुछ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जतसार। तो जब वो बनाती थी तो वो गीत गाती थी, और उस गीत से इनको प्रेरणा मिली। और जिस दिन वो नहीं गाती थी, ये रोने लगते थे। और ये जब 7th ग्रेड में आए, जब ये 7वीं कक्षा में आए, तो क्या हुआ? उस इलाके का जो एक बहुत बड़ा सिंगर था, मदीना मास्टर, वो इनकी लिखी हुई गानों को गाया करते थे। मतलब बताइए, एक चैम्पियन ने जन्म लिया था,
और कमाल कर रहा था। और अब अगर आप जाके फॉलो करें डॉक्टर सागर को, तो मुझे बड़े मुश्किल से मिले, मुझे उनका एक वीडियो मिला जो कि 24 अगस्त 2019 का है, और जिसमें उन्होंने ये सारी खूबसूरत बातों का जिक्र किया है। तो मुझे उनके बारे में पता चला, और वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमारे देश के छोटे बच्चे शैलेंद्र, साहिर साहब और मजरू सुल्तानपुरी को गाते हुए बड़े होते तो क्या देश होता। क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है इस गाने का कि अगर हर बच्चा भारत देश का ये गाता कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बड़ा होकर एक हिंदुस्तानी बनेगा, अगर इस को गाते हुए हर बच्चा हमारी देश में बड़ा होता तो क्या भारत देश बनता, मतलब। और वो एक बहुत और अच्छी बात बोलते हैं साहिर लुधियानवी जी के बारे में कि वो फेमिनिज्म पे पीएचडी कर चुके हैं, और ये बोलते हैं कि मैं भी कर रहा हूँ। और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर पीएचडी कर रहे हैं, जो सालों साल कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस बार इस कविता या इस रचना या इस कहानी से किसी के दिल के अंदर कोई बात चली जाए, और क्या पता ये वक्त बदल जाए, ये वक्त जिसको हम कलयुग कहते हैं ये बदल जाए। और उन्होंने एक कविता का भी जिक्र किया, जिसको मैं एक सेकेंड जिसको मैं चाहूँगी कि मैं शेयर करूँ, देखती हूँ अगर है तो। मैंने निकाला तो था। ये साहिर लुधियानवी जी की कविता है। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह के खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो मैं ये इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि ये अगर आप देखें और अगर आपको इन सब में कनेक्शन दिख रहा है तो सब एक बहुत ही खूबसूरत भारत का सपना देख रहे हैं, और हर इंसान अपने बल पर एक कोशिश कर रहा है कि क्या पता काश ये हिस्ट्री रिपीट ना हो। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने ये भी पढ़ा कि तेलंगाना में एक छोटे से बच्चे ने, माइनर तो नहीं बोलेंगे उसको पर फिर भी एडोलेसेंट बोलेंगे उसको, उस बच्चे ने गाड़ी चलाया और वो फुटपाथ पे चढ़ा दिया और 2-4 लोग कुचल गए। अब ये कोई नई न्यू खबर नहीं है, ये तो हम रोज़ पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों हम लोग पुकार रहे हैं रोज़ हर इंसान को। और जब ये विक्रांत मसीह कविता पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि संसद में सत्संग चलेगा, मतलब कितनी अच्छी बात, मतलब ये जो डॉक्टर सागर ने लिखी है, सत्संग कहाँ चलेगा, संसद में चलेगा। तो एक्चुअली हम सब मिलकर सत्संग ही कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या पता आज असर हो जाए और आज कुछ कमाल हो जाए। और जाते जाते, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, जाते जाते गुदड़ी के लालों में मैं विक्रांत मसीह का भी नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि विक्रांत मसीह ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही साधारण परिवार से थे, पर मैं बोलूँगी हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी साधारण ही होता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने आप में एक इनक्रेडिबल इंडिया है। उनकी शक्ल देख लो और उनका लहजा देख लो तो वो पूरे हिंदू हैं। उनकी जो पैटर्नल फैमिली है, जो पापा के साइड के लोग हैं, वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। जो माँ के साइड के लोग हैं वो सिखिज़म फॉलो करते हैं, वो सिख हैं। और जब उनका इंटरव्यू मैं सुन रही थी तो वो बोलते हैं कि मेरे दोनों ग्रैंडफादर्स कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसलिए ये सीरियल, ये एपिसोड, ये जो कहानी नवभारत की, ये उनके दिल के बहुत करीब है।
और ये क्या कमाल कर रहे थे बचपन से, ये भी कमाल कर रहे थे। ये बचपन में डांस सीख रहे थे, डांस कर रहे थे, और 7 साल की उम्र में इन्होंने थिएटर परफॉर्मेंस दिया था। और ये वहाँ पर रुके नहीं, ये चलते चले गए, और बाद में चल के इन्होंने शामक डावर से मॉडर्न जैज़ भी सीखा, और इन्होंने धूम मचाओ धूम को कोरियोग्राफ भी किया। और बाकी तो मैं, जो आप इनके बारे में जानते हैं उसकी चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत फेमस है। मुझे एक्टिंग इन्होंने की, टीवी में की, वो सब तो बहुत ही बढ़िया है। इनका जो मूवी डेब्यू था वो था डेथ इन गूंज, और वो उसका डायरेक्टोरियल डेब्यू किसका था उसमें, कंकना सेन शर्मा का। तो जी हाँ, कंकना सेन शर्मा की जो पहली मूवी थी एज डायरेक्टर, उसमें विक्रांत मसीह ने रोल किया था, डेथ इन गूंज। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और ये सारे लोग अपने एरिया में, अपने जगह पर बहुत ही कमाल कर रहे हैं और हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। तो जाते जाते बस यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, या आपके अगल बगल कोई परेशानी से जूझ रहा है, और अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या भाई ठीक हो, तो या कोई आपसे पूछता है कि क्या भाई ठीक हो, तो कभी मत कहिए कि मैं ठीक हूँ। बताइए क्या तकलीफ़ है, और आप, मुझे पता आप क्या कहेंगे कि नहीं वो कभी मदद नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा मदद नहीं करता, आप ज़रूर कर दीजिए। और एक जागा हुआ इंसान जो गहरी नींद में नहीं सो रहा, जिसका ईमान जागा हुआ है, वो हमें आज भी हर कस्बे, हर गली, हर कूचे में चाहिए। क्योंकि वो एक जागा हुआ इंसान अगर हर गली, हर कस्बे और हर कूचे में मिल जाए, तो भारत कुछ और ही होगा। तो इस प्लेज के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।